गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास अपना जो भाग नंबर 10 था उसके अंदर हम संधारित्रों का संयोजन कैलकुलेट कर लिया था। उसमें सरणि क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया था। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो संधारित्रों में संचित ऊर्जा। तो संधारित्रों में कितनी ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखो, जब कोई भी आपका संधारित्र अनावेशित होता है तो उसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो हमेशा क्या होता है, शून्य। यदि संधारित्र को क्यों आवेश दे दो आप, ठीक है, तो पृष्ठ पर जो अपना विभव आता है वो v इक्वल टू कितना हो जाता है, q अपॉन सी। और यदि आप संधारित्र को dq आवेश दो और दिया जाए तो विभव द्वारा कितना कार्य किया जाएगा वो कितना होगा, dw। और dw इक्वल टू कितना होगा, v dq। तो सबसे पहले आप नोट करोगे कि जब संधारित्र अनावेशित होता है तो उसके पृष्ठ पर विभव शून्य होता है। शून्य होता है यदि यदि संधारित्र को क्यों आवेश दिया जाए तो उसके पृष्ठ पर विभव तो उसके पृष्ठ पर विभव v इक्वल टू कितना होगा, q अपॉन सी। इसको समीकरण 1 दे दो। अब नीचे लिखोगे यदि संधारित्र को dq आवेश और दिया जाए तो विभव द्वारा किया गया कार्य वो होगा आपका dw इक्वल टू v dq। अब यहाँ पर अपने समीकरण 1 में v की वैल्यू आ गई, तो नीचे लिखोगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपको v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा देनी है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन सी और ये डी क्यू। अब देखो आपको संधारित्र जीरो से क्यों आवेश देना है, तो उसके लिए किया गया कार्य, तो नीचे लिखो संधारित्र को जीरो से क्यों आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य यानी जीरो से क्यों आवेश, तो इसका जो आपका समीकरण 2 है, यह आपका समीकरण 2, इसका क्या कर दो, जीरो से क्यू तक इंटीग्रेशन कर दो। जब डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, और इधर आप इंटीग्रल जीरो से क्यू, और ये आपका क्यू अपॉन सी और डी क्यू। यहाँ पर अपना क्यू अपॉन सी है, सॉरी उसमें 1/c है, ये आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो आप। तो W इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/c और इंटीग्रल जीरो से क्यू और ये क्यू डी क्यू। अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप क्यू का, तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो W इक्वल टू 1/c और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा दो इधर जीरो से क्यू। अब ऊपर वाली लिमिट पहले और नीचे वाली बाद में, तो लिमिट रख दो इसका। तो W इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/c और ये क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस नीचे वाली रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो अपने पास जो कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये इसका क्या आ गया, कार्य, और ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो नीचे लिख दोगे यह किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यह किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो W का क्या बना दो U, और U इक्वल टू अपना क्या जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये आपकी ऊर्जा आ गई और इसका मात्रक रहेगा जूल। अब देखो चूंकि आपको पता है कि आपका क्यू इक्वल टू क्या होता है CV, तो ये वाली वैल्यू जब आप इस समीकरण में रखोगे तो अपने पास क्या जाएगा, U इक्वल टू 1/2 और ये आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C से C कैंसिल, तो अपने पास U इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 और ये CV स्क्वायर। एक आपकी ऊर्जा C और V की फॉर्म में ये भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार जब आपका ये C इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो ये वाली वैल्यू जब आप समीकरण इसमें रख दो समीकरण, ये इसी में रख दो, समीकरण 4 में रखोगे तो अपने पास आ जाएगा U इक्वल टू
1/2 क्यू अपॉन वी, और ये वी स्क्वायर। तो यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल, तो यू इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/2 क्यू वी। ये लो, ये क्यू और वी के फॉर्म में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हो, किसके लिए, संधारित्र के लिए। तो ये अपना टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगला अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अगला अपना टॉपिक है संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब समझ गए, यानी आपके संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसी को आप ऊर्जा घनत्व बोलोगे। तो सब आपको एकांक आयतन में क्या करनी है, ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, वो ही इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। तो यदि समांतर प्लेट, जो संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो आपका कैपिटल ए, और उनके मध्य की दूरी स्मॉल डी, और उस पर जो आवेश है वो क्यों हो, तो प्लेटों के मध्य जो आपका विद्युत क्षेत्र आता है E इक्वल टू कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पहले आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो इसमें लिखोगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए व मध्य की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों पर आवेश स्मॉल क्यू हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र अपना क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आपको पता है जो आपका सिग्मा होता है वो कितना होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण 1 दे दो, या फिर ये जो आपका ए एप्सिलॉन नॉट है इसको E की तरफ लेके आ जाओ, तो अपने पास आ जाएगा क्यू इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण 1 दे दो। इसके बाद समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता आप पहले निकाल चुके, तो लिखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये इसकी धारिता हो गई। अब संधारित्रों में संचित ऊर्जा जो अभी आपने निकाली है, तो नीचे लिखो संधारित्र
में संचित ऊर्जा। तो कितनी है आपकी ऊर्जा? U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 का मान कहाँ रख देना है? 3 में रख देना है। तो नीचे लिखोगे समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। तो u इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख दो। तो क्यू की वैल्यू रखोगे तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आपका ये ई स्क्वायर अपॉन सी का मान रख दो। तो सी का मान आपके पास a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखो यहाँ से आपका एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बच जाएगा u इक्वल टू 1/2 डी आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका एप्सिलॉन नॉट डी और ये आपका ई स्क्वायर और एक आपका ए भी बचेगा। तो ये ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी और आपका ई स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई? ऊर्जा। तो इसको समीकरण 4 दे दो, संचित ऊर्जा। अब देखो मैंने कहा कि संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी वही होगा। तो नीचे लिखो संधारित्रों के पहले आप ये देख लो, पीछे देखो एक बार। यहाँ पर a इंटू डी आ रहा है। क्या आ रहा है समीकरण 4 में? a इंटू डी। तो ये क्या हो गया? आयतन हो गया, v हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि चूंकि आयतन कैपिटल V इक्वल टू ये a आपका क्षेत्रफल है और इंटू डी क्या है? दूरी। तो ये आपका आयतन। तो a इंटू डी यहाँ आ रहा है तो इसकी जगह आप क्या रख दो? v रख दो। तो अपने पास आ जाएगा u इक्वल टू 1/2 और ये आपका v एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। अब ये v इसके नीचे लेके आ जाओगे तो आपके पास u अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आपको लिखना है कि संधारित्र के एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या बोलते हो? ऊर्जा घनत्व है। तो ये आपकी ऊपर देखो एकांक आयतन में ऊर्जा है u अपॉन वी। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? ऊर्जा घनत्व है। और ऊर्जा घनत्व को लिख दो म्यू से। तो म्यू इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व है जिसका मात्रा क्या रहेगा? जूल मीटर क्यूब। ये आपका संधारित्रों का क्या हो गया? ऊर्जा घनत्व हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट न्यू जो अपना टॉपिक चलेगा वो है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है? सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है। तो अपना नया टॉपिक है वान डे ग्राफ
जनित्र। तो सबसे पहले वान डे ग्राफ जनित्र को समझना है। तो ये वान डे ग्राफ जो जनित्र है आपके पास, वो एक इस प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा आवेशित कणों, तो आवेशित कण कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण ये हैं। इन आवेशित कणों को क्या किया जाएगा, त्वरित किया जाएगा, और त्वरित करके इसकी ऊर्जा में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हो, वान डे ग्राफ जनित्र बोलते हो, जो आपका क्या करता है, आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाने वाली जो मशीन होती है, उसी मशीन को आप क्या बोलते हो, वान डे ग्राफ जनित्र बोलते हो। इसके द्वारा 10⁶ वोल्ट की कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कितना विभवांतर है, 10⁶ वोल्ट कोटि का विभवांतर क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि एसी ऐसी मशीन जिसके द्वारा आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ये सब क्या है, आवेशित कण। आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। वान डे ग्राफ जनित्र कहलाता है। इसके द्वारा लगभग 10⁶ वोल्ट कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपको क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। अब इसका क्या देखना है आपको, सिद्धांत देखना है। तो नीचे सिद्धांत आपको लिखना है। इसका सिद्धांत अब देखो, सिद्धांत के अंदर कोई कैपिटल R त्रिज्या का आपको क्या लेना है, एक गोला लेना है जिस पर कैपिटल Q आवेश क्या है, वितरित है।
समझ गए? इस प्रकार से लेना है, देखो आपको। इस प्रकार से कोई कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, ये कोई गोला है। जिस पर कैपिटल क्यू आवेश ये कैपिटल क्यों आवेश क्या है, वितरित है। रेडियस है कैपिटल आर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोला भी लेना है। तो इसके अंदर ये कोई स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है जिस पर स्मॉल क्यों आवेश क्या है, वितरित है। स्मॉल क्यों आवेश इस प्रकार से इन दोनों गोलों को एक चालक तार के द्वारा क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये चालक तार है। तार। अब देखो, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के गोले पर कैपिटल क्यू आवेश वितरित है। अतः गोले के पृष्ठ पर विभव, तो गोले के पृष्ठ पर विभव आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। वो कितना रहेगा, V1 इक्वल टू आवेश कितना, कैपिटल Q अपॉन 4πε0 और त्रिज्या कैपिटल R। इसको समीकरण 1 दे दो। अब नीचे लिखो, यदि इस गोले के केंद्र पर स्मॉल आर त्रिज्या का गोला रख दें जिस पर स्मॉल क्यों आवेश वितरित है। तो छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव, तो इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो होगा V2 इक्वल टू
स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये स्मॉल आर, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसलिए आपके बड़े गोले पर कुल विभव तो दोनों विभव के बराबर आ जाएगा, तो नीचे लिख दो अतः बड़े गोले के पृष्ठ पर कुल विभव, तो कुल विभव आपका हो जाएगा VR इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। इसको समीकरण 3 दे दो। इसी प्रकार लिखोगे, इसी प्रकार छोटे गोले के पृष्ठ पर कुल विभव, तो उसका हो जाएगा VR इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये स्मॉल r। ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। अब देखो, बड़े गोले की जो रेडियस है कैपिटल R वो बड़ी है और छोटे गोले की रेडियस है वो छोटी, तो आपके छोटे गोले पर विभव ज़्यादा होगा और बड़े गोले पर विभव कम रहेगा। तो नीचे लिखो, चूँकि आपका कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r अर्थात VR ग्रेटर देन VR, तो विभवांतर, तो विभवांतर विभव का अंतर निकालना है, तो विभवांतर अपना V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR माइनस V कैपिटल R। तो दोनों के मान रख दो, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो अपने पास विभवांतर आ जाएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R, सॉरी पहले स्मॉल r वाला आएगा, स्मॉल r माइनस क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R और माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R। अब देखो, ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो अपने पास V इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये स्मॉल r माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 और ये कैपिटल R। यहाँ से क्यू अपॉन 4πε0 है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो V इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 और ये 1/r माइनस 1/, कैपिटल R। ये आपके पास विभवांतर आ गया। तो नीचे लिखोगे, यदि इन दोनों गोलों को एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो अपना समीकरण 5 है उसके अनुसार छोटे गोले से बड़े गोले की ओर क्या होगा, विभव का स्थानांतरण होगा। तो नीचे लिखो,
यदि दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो विभव समीकरण 5 के अनुसार छोटे गोले से बड़े गोले की ओर स्थानांतरित होगा। जब तक दोनों गोलों का विभव बराबर नहीं हो जाता, यही वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। तो यही वन डे ग्राफ जनित्र का क्या होगा? सिद्धांत होगा। अब देखो, जो आपका वन डे ग्राफ जनित्र है, ठीक है, उसकी बनावट किस प्रकार से आती है? तो बनावट आपको देखनी है नीचे। बनावट तो सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना है। इस प्रकार से इसका देखो डायग्राम बनेगा। इसके ऊपर से ये पुली है, इसके ऊपर से इस प्रकार से बेल्ट होगा।
यह आपकी कोई गिरनी P1 और यह आपकी P2। ये गिरनियाँ हैं। इधर आपकी एक कोई ब्रुश है, धात्विक ब्रुश। यह आपकी धात्विक ब्रुश। इधर आपकी एक धात्विक ब्रुश है। और ये आपका है कोई आवेशित स्रोत। आवेशित स्रोत। इधर ये आपकी धात्विक ब्रुश C1 और ये आपकी C2। इसके ऊपर से चार्ज जाएगा पॉजिटिव। यह आपकी गिरनी है और यह आपकी है विद्युत मोटर, जिसको ये घुमाएगी। यह आपकी है विद्युत मोटर। यह आपका कुचालक पट्टा, कुचालक पट्टा। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 15 मीटर की रहेगी। और ये पूरा आपका है कुचालक स्टैंड। यह है आपका कुचालक स्टैंड। इस प्रकार से इसकी क्या आती है, बनावट आती है। अब नीचे आपको इसकी क्या लिखनी है, बनावट लिखनी है डायग्राम के नीचे। तो बनावट में आपको लिखना है कि वान डे ग्राफ जनित्र में वान डे ग्राफ जनित्र में एक लगभग 5 मीटर व्यास के गोले को के गोले को 15 मीटर ऊंचे स्टैंड पर व्यवस्थित करते हैं। इसमें 2 गिरनियाँ
दो घिरनियाँ P1 व P2 होती हैं। P1 गोले के केंद्र पर P1 गोले के केंद्र पर P1 गोले के केंद्र पर व्यवस्थित होती है। P2 विद्युत मोटर द्वारा संयोजित होती है। दोनों घिरनियाँ एक कुचालक पट्टे द्वारा संयोजित होती हैं। इसमें दो ब्रूस C1 व C2 होते हैं। ब्रूस C2 पट्टे पर आवेश वितरण का कार्य करती है। वह ब्रूस C1 आवेश ग्रहण करने का कार्य करता है। यह इसकी क्या है? बनावट। अब इसकी कार्य विधि लिखनी है। तो कार्य विधि में आपको लिखना है कार्य विधि अब देखो, जब आप ब्रूस जो C2 है, C2 द्वारा कुचालक प्लेट पर आवेश को क्या किया जाएगा? वितरित किया जाएगा। तो पट्टा विद्युत मोटर द्वारा क्या दक्षिणावर्त दिशा में क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। और घुमाने के कारण जो वितरित आवेश है वो ब्रूस C1 तक क्या होगा? पहुंच जाएगा, जिसे ब्रूस C1 इस आवेश को क्या करेगी? संग्रहित करके गोले के पृष्ठ के ऊपर क्या कर देगी? स्थानांतरित कर देगी। जो बड़े वाला गोला ना, उसके पृष्ठ के ऊपर क्या कर देती है? स्थानांतरित कर देती है। यह प्रक्रिया लगातार क्या रहती है? चलती रहती है, जिससे गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान भी लगातार क्या होगा? बढ़ता रहेगा।
इससे लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए। जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसका जो उपयोग है वो क्या, आवेशित कणों को त्वरित करके क्या किया जाता है, इसके त्वरित किया जाएगा और विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनके अध्ययन में इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। समझ गए। तो नीचे लिखोगे आप, जब ब्रूस सीटू द्वारा कुचालक पट्टे पर आवेश वितरित किया जाता है, तो पट्टा विद्युत मोटर द्वारा दक्षिणावर्त घूमने के कारण वितरित आवेश ब्रूस C1 तक पहुंचता है, जिससे ब्रूस C1 इस आवेश को संग्रहित करके गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे गोले के पृष्ठ पर आवेश बढ़ने के कारण विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव का मान बढ़ता है। इसके द्वारा लगभग 3 × 10⁶
वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसका उपयोग देखो, नीचे लिखोगे कि वन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। जिनका उपयोग विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है। ये अपना नाभिक के जो अपना वन डे ग्राफ जनित्र है उसकी क्या थी, कार्य विधि थी। इस प्रकार से ये अपना पूरा जो वन डे ग्राफ जनित्र है उसको क्या किया गया है, समझाया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसके नोट्स को क्या करना है, तैयार करना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। अब एक बार फिर से हम आज जितना पढ़ा है उतना क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है उसके बारे में अध्ययन किया था कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है अपनी, वो हमने कैलकुलेट की। तो वो कितनी, पहले तो हमने इसका कार्य निकाला, तो वो कितना है, W = 1/2 Q²/C। ये इतना कार्य अपने पास। अब जो ये कार्य है यही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W को क्या बना दिया हमने, U बना दिया। तो अपने पास जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 Q²/C। ठीक है, इसको आप C और V की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो Q = अपना क्या होता है, CV। तो Q की जगह जब आप CV रखोगे तो अपने पास जो ऊर्जा होगी U = कितनी आ जाएगी, 1/2 CV²। ठीक है, अब C = भी आप जानते हो कि क्या होता है, Q/V। तो ये वाली वैल्यू जब आप समीकरण 5 में रखोगे तो अपने पास ऊर्जा होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 QV। तो इस प्रकार से आपने संधारित्र की क्या ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। इसके बाद अपना जो टॉपिक था वो था संधारित्रों का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व मैंने बताया कि आपका जो संधारित्र है उसके एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसी को आप क्या बोलोगे, ऊर्जा घनत्व बोलोगे। तो एकांक आयतन में हमने क्या निकाल ली, ऊर्जा निकाली। तो एकांक आयतन में अपने पास जो ऊर्जा आई वो कितनी आई, 1/2 ε0 E²। तो यहाँ U/V है, तो ये एकांक आयतन में ऊर्जा ही है। तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना क्या बन गया, ऊर्जा घनत्व ही है, ये घनत्व है। तो घनत्व को मैंने म्यू से लिख लिया। तो संधारित्र के एकांक आयतन में जो आपकी ऊर्जा होगी वही ऊर्जा घनत्व होगा, और वो कितना होगा, 1/2 ε0 E²। ये आपका इसका क्या कर लिया, ऊर्जा घनत्व कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद वन डे ग्राफ जनित्र अपना जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है
वो है वान डे ग्राफ जनित्र। तो वान डे ग्राफ जनित्र मैंने बताया कि ये इस प्रकार की आपकी क्या होती है, मशीन होती है जिसके द्वारा आवेशित कणों को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है और उसकी ऊर्जा में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। उसी मशीन को आप क्या बोलते हो, वान डे ग्राफ जनित्र बोलते हो। और इसके द्वारा लगभग 10 की पावर 6 वोल्ट कोटि का विभवांतर क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये अपना क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। इसके बाद अपने वान डे ग्राफ जनित्र है उसके सिद्धांत का हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो वान डे ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया कि ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसके द्वारा क्या किया जाता है, दो गोलों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो विभवांतर उत्पन्न करना ये इसका क्या है, सिद्धांत है। तो यहाँ हमने जो विभवांतर निकाला वो अपने पास कितना है, V = Q/4πε0 1/r-1/R। ठीक है, तो मैंने कहा कि दोनों गोलों को एक चालक तार के द्वारा जब आप जोड़ देते हो तो अपना जो विभव है वो समीकरण 5 के अनुसार, इस समीकरण 5 के अनुसार क्या होगा, छोटे गोले से बड़े गोले की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो दोनों, और कब तक होगा ये, जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान बराबर नहीं हो जाता। यही आपका वान डे ग्राफ जनित्र का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, ये वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। और उसके बाद आपने इसकी क्या देखी, बनावट देखी। तो इस प्रकार से इसका क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। इसके अंदर क्या करनी है, आपकी दो गिरनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, और इन गिरनियों को एक कुचालक बेल्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, संयोजित कर दिया गया है। नीचे वाली जो गिरनी है उसको विद्युत मोटर के द्वारा आपने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। और यहाँ पर दो आपने धात्विक बुर्सें लगा दी, एक आपकी बुरुश C1 है और दूसरी बुरुश क्या है, C2 है। समझ गए। इस प्रकार से इसका क्या है, ये बनावट है। बनावट के बाद इसकी आपने कार्यविधि देखी। तो कार्यविधि में मैंने कहा जब बुरुश C2 द्वारा क्या कुचालक प्लेट पर आवेश क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो विद्युत मोटर है वो क्या करेगी, दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी। तो जो आवेश है वो ऊपर की ओर जाएगा, यानी बुरुश C1 की ओर जाएगा। अब ये जो बुरुश C1 है वो इस आवेश को ग्रहण करके कहाँ पर स्थानांतरित कर देगी, गोले के पृष्ठ के ऊपर क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। अब पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो विद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा। तो इसके द्वारा लगभग 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। अब जो अपना वान डे ग्राफ जनित्र है उसका उपयोग है वो आवेशों को त्वरित करने में किया जाता है। अब जब आवेशों को त्वरित करके इनका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाएगा, वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। ये अपना आज जो लेसन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा उसमें अपने इस लेसन नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल हैं वो सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।